नहीं, यहाँ से मनी रेट निकल आएगा ना, सॉरी रियल रेट निकल आएगा। वो एक फिशर इक्वेशन नहीं है 1 + m, उससे आर निकल आएगा ना। तो 10,000 डिवाइड बाय, फिर इन्फ्लेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप रियल कैश फ्लोज लेंगे तो फिर रियल रेट। जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक है? जी कल वाले एमसीक्यूज में कैंडी हो गया टम। ये बोलेंगे जरा, ये भी सही कर दे रहे हैं यार, फिर मैसेज आ गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ, एमसीक्यूज जरा नंबर वाइज बता देंगे किस किस एमसीक्यू में इशू हो गया कंप्लीट, बाकी जो कल रह गए थे। ये फिलहाल बंद कर दो। जी जीशान साहब मेरे ख्याल आप ही हैं, बाकी तो शायद कोई पता नहीं इस वक्त ज्वाइन किया किसने कि नहीं। चलें जो हो गए हैं उनमें इशू तो नहीं कोई, अगर कोई थोड़े से रह गए हैं तो फिर वो कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका तो इशू सब ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अगर किसी में इशू है। एक एक एकदम ऑनलाइन। जी जीशान साहब, बाकी कुछ आप और क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहे थे वो जरा काइंडली फिर पूछ लें, फिर बात खत्म करते हैं। नहीं, एसेट की कॉस्ट में लेस नहीं करते, मेरा ख्याल एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, अकाउंटिंग में तो ऐड करते हैं, एसेट की कॉस्ट में से ऐड करते हैं। लेकिन वो तब ऐड करते हैं यार जब उसकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है एज पर I-37। तो मेरा ख्याल है वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहस है। डिसमेंटलिंग का सिंपली मतलब है एंड में आपने एसेट को उखाड़ के बेचना है। तो ये मेरा ख्याल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह की बहस नहीं हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बताई हो, अगर आपका शुरू में कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने एंड में डिसमेंटलिंग करनी हो, तो उस वजह से ऐड होती है, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐड होती है मेरा ख्याल है ये। अगर तो बताया हो यहाँ भी तो फिर आप इनिशियली एसेट कॉस्ट में से प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर ना बताया तो ये तो सिंपली ये है कि जब एसेट डिस्पोज होना तो उस वक्त आपने डिस्पोजल करते हुए एसेट को उखाड़ के बेचना है। हमेशा ये कैपिटलाइज नहीं होती, डिसमेंटलिंग कॉस्ट तब कैपिटलाइज होती है अगर इसकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो बिकॉज ऑफ लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज पर I-37। वरना डिसमेंटलिंग कॉस्ट सिंपली बेचने का खर्चा है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और मेरा ख्याल है कि फिर लास्ट ईयर ऑफ प्रोजेक्ट में लिया होगा जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं बताया हुआ कि इसकी ऑब्लिगेशन शुरू में ही कोई ऑब्लिगेशन थी जिस वजह से हमने ये खर्चा करना। ठीक है जिशान। क्या 2 मिनट मांग रहे हैं? जिशान साहब तो शायद गायब हो गए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स और तो नहीं, आपका तो नहीं और कोई क्वेश्चन आ गया? ये बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक्त अवेलेबल है? जी अजीम साहब।
बता दें अगर क्वेश्चन है कोई यार, अगर नहीं है तो बता दें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस प्लीज इजाजत है मुझे। निशान साहब जो सवाल पूछे वो तो गायब हो गए हैं, कोई और बता नहीं रहा। जी आप कौन से क्वेश्चन में कह रहे थे? 54? जी 54 किया आपने? निकालें जरा। जी पूछें क्या इसमें पॉइंट है? नहीं ये तो फिर एग्रीमेंट है वैसे, इसमें तो मेरे ख्याल रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं होती। या फिर एग्रीमेंट तो सीधे सीधे चलता है। वो तो मेरे ख्याल फ्यूचर में और ऑप्शंस में शायद हम रिवर्स लिखते हैं 100 में से माइनस करके। अच्छा वो जो 100 में से भी माइनस करते हैं ना, वो शायद हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए करते हैं, वरना वो अदरवाइज भी डिसीजन हो सकता है। लेकिन अदरवाइज डिसीजन करते हुए जरा सोचना ज्यादा पड़ता है। जब वो 100 में से माइनस हो जाता है ना, तो सीधा नजर आ जाता है कि सेल रेट ज्यादा है या बाई रेट ज्यादा है, तो गेन लॉस का डिसीजन इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या पॉइंट कह रहा है? मेरा ख्याल है लोन लेना हमने, तो लोन में पहले पैसे लेने हैं हमने, रसीद पैसे आने हैं, तो इसमें पहले सेल करेंगे मतलब। नहीं लेकिन ये तो एफआर एग्रीमेंट है, ये तो फॉर, इसमें तो मेरा रसीद ही करेंगे, ऐसे नहीं करते। इसमें तो मेरा 3 to 9 है ना, 3 to 9 का क्या मतलब होता है? 3 महीने बाद और 6 महीने का है। हाँ तो 9 महीने में बाद एक्सपायर होगा, तो ये 3 महीने कवर करना है आपने शुरू कर। इसमें तो मेरा ख्याल सेल और बाय वाली बहस नहीं है। ये है सेल बाय, तो मेरा ख्याल फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में ये ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन में ख्याल है जब लॉस हो रहा होगा फिर एक्सरसाइज ही नहीं होता। हाँ जी 1% का डिफरेंस आता है। नहीं ये पूछ लेते हैं ना, आप इंडिविजुअली सोचें। ये बताएं जी, ये 1% हमने देना है या हमें मिलना है? 8% पे एग्री हुआ वन द एडीपी साइन, लेकिन जब हमने बैंक से एग्रीमेंट की है उस वक्त रेट 7 हो गया था, हम 1% का फायदा हुआ है, तो वो फायदा फिर हमने उसको देना है, जिससे हमने आधा एग्रीमेंट हुआ होगा। इट मीन्स हमें शायद 8 का ही पड़ेगा, हमें लोन अब 8 पे ही पड़ेगा। जो उधर का फायदा हो रहा है वो हमारा मतलब मीन्स अनसर्टेनिटी रिमूव होगी, हमें 8 पे ही पड़ा। बैंक को हम 7% देंगे और 1% जो एक्स्ट्रा होगा वो अब हमें देना पड़ेगा उसको जिसके साथ हमने एग्रीमेंट की है। ठीक है, मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, यही चीज मतलब मैंने वही कह रहा ना, लास्ट डे यही रिवाइज हुआ होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इतना कुछ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी कोई बनाई हुई है कोई समरी सी? नहीं मेरा ख्याल है वो हेल्पफुल हो जाएगी, मेरा ख्याल 2 पेजेस से बन जाएगी। हाँ 2 पेजेस पे वो पूरी स्टोरी सामने आ जाती है, उसको पढ़ के फिर आप रैंडमली कोई सवाल करें, वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि एक होता है ना थोड़ा सा बस ये पढ़ा उसका सवाल कर लिया, वो तो फिर साथ ही जहन में आ जाता है। एक पूरी एक समरी सामने हो, उसको पहले रिवाइज बंदा करे, फिर कोई भी रैंडमली सवाल ढूंढे और उसको करके देखें कि मुझे अब याद आता है नहीं, ताकि वो मिक्स हो के आए ना, करेंसी का आ गया या रेट का आ गया, फॉरवर्ड आ गया, फ्यूचर आ गया, जो भी रैंडमली आ गया वो ट्राई करेंगे उस पर।
जी ये जो नंबर भेजे आपने, होपफुली क्वेश्चन पूछे आपने। ये 31 में 30 में, ये इधर थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे, इधर दो तीन पॉइंट्स है ना, कंप्लीट करना होगा। 30 में हमारे पास मनी रेट अवेलेबल है और इन्फ्लेशन रेट अवेलेबल है। तो यहाँ से रियल कैश फ्लोज अवेलेबल है 10,000 पर एनम। तो रियल रेट निकल आएगा 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, हाँ इन्फ्लेशन वाला। तो वो 8% रेट निकलेगा। फिर ये परपेचुटी है, तो 10,000 डिवाइड बाई 8, 1,25,000 आता है। लेकिन ये भी परपेचुटी स्टार्ट होनी है दूसरे साल से, तो ये आंसर फिर बिगिनिंग में आएगा दूसरे साल के, फिर -1 डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जिन सब, जरा साथ साथ बता दीजिएगा। जी सेकंड बताएं जी। एक महीने बाद ये किया 31। हाँ 31 बताएं क्या। एक साल में हमें टैक्स की रिसीट होनी है 10,000, लेकिन रियल टर्म्स में, रियल टर्म्स क्या होता है विदाउट इन्फ्लेशन। अब वो कहता है अगर इन्फ्लेशन से बढ़ना है तो उसका एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो क्यों। इन्फ्लेशन से ये भी बढ़ेगा, और फिर जब आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो वो भी आप मनी रेट से लेंगे। अगर 10,000 में इन्फ्लेशन डालेंगे तो फिर प्रेजेंट वैल्यू भी मनी कैश फ्लोस लेंगे, तो नेट नेट इफेक्ट सेम आ जाएगा। या रियल कैश फ्लोस को रियल रेट पे डिस्काउंट करें, या फिर मनी कैश फ्लोस बना के मनी कैश फ्लो से डिस्काउंट करें। मतलब अगर इन्फ्लेशन इंकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन रेट में भी होगी। ठीक है, तो नेट इफेक्ट उसका जीरो हो जाएगा। हाँ जी, एक छोटा सा उसका क्वेश्चन भी है। अब इस तरह की चीजें जरा रिवाइज होनी चाहिए, मतलब बड़े बड़े तो देखते रहे आप, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें ये हमने प्रूव भी किया था कि अगर, लेकिन वो तभी है खैर, एग्जैक्टली आंसर सेम तभी आएगा जब सेम इन्फ्लेशन रेट होगा हर हर कैश फ्लो की आइटम का। तो अगर वो सेम, अगर पहले हम इन्फ्लेशन इंकॉर्पोरेट करें और बाद में फिर डिस्काउंट करेंगे तो हमें मनी रेट चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है अजीम सर। देन फिर 33 बताएंगे। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें इन्वेस्टर के एंगल से एक रैंकिंग की थी। यहाँ लिखा हुआ था, ये भी नहीं, ये भी मेरे ख्याल है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस प्रोवाइडर, ये भी इन्वेस्टर ही है। तो ये तो बताएंगे जरा क्या रैंकिंग बनेगी। हाई टू लो, फाइनेंस प्रोवाइडर के लिए हाईएस्ट रिस्क, हाँ मेरा ख्याल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से शुरू होगा। सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नहीं, ट्रेड पेएबल का सबसे ज्यादा रिस्क है, ये अनसिक्योर्ड होता है, या यही लिखा हुआ। अच्छा इसका रिस्क है, हमने भी यही लिस्ट बनानी है कि इसका रिस्क है। ठीक, रिवर्स चलें जरा, सबसे कम किसका रिस्क है। हाँ जी, सबसे कम रिस्क है बैंक लोन का, फिर पेएबल्स का, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर ऑर्डिनरी शेयर का। अगर लिस्ट डाउन करें तो मेरा तरतीब ही बन जानी है जिस तरतीब में लिखा हुआ। जरा सोच लें दोबारा। हाँ जी, वो भी इन्वेस्टर के एंगल से था, लेकिन उसकी तरतीब शायद डिफरेंट थी। ठीक है जिम सर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का सबसे ज्यादा रिस्क इन्वेस्टर के एंगल से अगर देखें, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर ट्रेड पेबल्स का, और फिर बैंक लोन का। बैंक लोन नॉर्मली सिक्योर्ड है। लोन नोट और बॉन्ड मेरे ख्याल इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। लोन नोट और बॉन्ड और डिबेंचर हो। जी जो आप सवाल कर रहे थे, होपफुली मैंने उसका जरा जवाब दे दिया था। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, लेकिन तभी ये कैपिटलाइज होती है अगर उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो
कोई कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन? अगर सिक्योर्ड है तो शायद सेम रिस्क होगा। नहीं, वो वाला डिसमेंटलिंग वाला क्लियर हो गया। अगर दोनों सिक्योर्ड है फिर शायद सेम रिस्क है, लेकिन अगर कोई सिक्योर्ड फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज वाली स्टोरी है फिर शायद उनका रिस्क अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाएगा। दोनों बैंक लोन और लोन नोट्स अगर सिक्योर्ड है फिर शायद सेम रिस्क होगा। उसके बाद फिर आपने 36 पूछा। 36 में एक आपने निकालना पड़ना था आर जी या जी इंटू आर। नहीं, जी का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, जी बी इंटू आर। बी तो था रिटेंशन रेशो, वो तो मेरा ख्याल है कितनी रिटेंशन रेशो बताएंगे? 36 में रिटेंशन रेशो आई है आपकी 66.67 समथिंग, और बाद में अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिवाइड बाय इक्विटी। ये आपकी बुक में लिखा हुआ था, ये शायद डिस्कस नहीं हो सका था पहले। ये पेज नंबर को बताएंगे? ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सॉर्ट ऑफ, जिसका फार्मूला फिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी। और यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था ईपीएस एक शेयर के एंगल से दिया हुआ था, एक शेयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और डिवाइड बाय भी नेट एसेट्स पर शेयर दिए हुए थे, तो नेट एसेट्स इक्विटी के बराबर होते हैं। इधर पेज नंबर बताइए। ये पेज नंबर कौन सा? नहीं, ये जो फार्मूला पर बता रहा हूँ, पेज नंबर 6। अजीम साहब जरा देखिएगा पेज नंबर 6, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 6, ये जहाँ जी इज इक्वल टू बी इंटू आर लिखा हुआ। नहीं, इसको हम टैक्स की कैलकुलेशन में तो नहीं देंगे। वर्किंग कैपिटल को तो हम टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं देते यार। वर्किंग कैपिटल और जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह होते हैं ये तो हम अपनी टैक्स की कैलकुलेशन के बाद तो नहीं लिखते। नहीं यार, ये जो कम हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये तो बहस बहुत ज्यादा होती है ये वलीका वगैरह सवालों में, इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, ये तो वर्क, ये तो रिसीट्स और पेमेंट्स बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। ये कम ज्यादा अगर हो रहा होगा तो उसका जो भी इफेक्ट है वो हम अपनी इस वर्किंग में ले लेंगे ना। ऑटोमेटिक एडजस्ट इसका तो एडजस्टमेंट का मकसद होता था रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनना, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे तो नहीं अपने टैक्स देना। ये एडजस्टमेंट्स वर्किंग कैपिटल की किस जगह लिखते हैं आप? मेरे तो ख्याल टैक्स के बाद नहीं लिखते। ये कौन से क्वेश्चन की बात करें, जरा क्वेश्चन बता देंगे? नहीं, आई कैप के सोल्यूशन देखेंगे वो तो सारे ही फिर डिफरेंट है। आई कैप के अगर आप सोल्यूशन देखेंगे वो तो आप मुझे नहीं समझा सकेंगे कि वर्किंग हुई क्या हुई है। आई कैप के अगर आप सोल्यूशन देखें उसमें तो डेप्रिसिएशन भी ले रहा है, और पहले लेता है फिर ऐड कर देता है। अगर आप आई कैप के सोल्यूशन के अंदर चले गए तो फिर तो आप, फिर तो सिर्फ ये मसला तो नहीं, फिर तो सारे मसले हैं। कौन सा? एक मिनट, इसका तो मैंने चार्ट का आपको आंसर भी दिया था, हमारा आंसर तकरीबन उससे मैच है। जी कौन सा कह रहे हैं? 37 क्या? 37 क्या? नहीं मतलब क्या, मैं समझा नहीं पूरा। नहीं, ये तो हर आंसर लिखने के तरीके से मतलब डिफरेंट हो सकता है, तो वो तो अपने अपने तरीके से वर्किंग करें। जी अजीम साहब आप हैं जी साथ? आपका वो हो गया वो 36 तक मेरे ख्याल में आ गया आपकी बातों से। एक 41 पूछा जा रहा है।
अगर हम एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कैपिटल ले रहे हैं तो इसका मतलब हम एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कैपिटल की बेस पे अगर अपना प्रोजेक्ट अप्रेज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग पढ़े जरा नीचे। इसका मतलब नंबर वन तो हम यही सोच रहे हैं ना कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर सेम होगा। ये वेटेड एवरेज का पता है, ये इसमें डेट इक्विटी रेशियो सॉर्ट ऑफ बन जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसमें भी कैपिटल स्ट्रक्चर वही होगा जो हमने इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अज्यूम किए। तो बिजनेस का रिस्क भी वही होगा जो हमारा करंट बिजनेस रिस्क है। अगर बिजनेस रिस्क ज्यादा है तो फिर तो अकॉर्डिंगली आपको अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एडजस्ट करना चाहिए। और प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो फिर उस प्रोजेक्ट का जो रिस्क होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो अगर रिस्क ज्यादा होगा तो फिर अकॉर्डिंगली आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी करंट वाला नहीं लेना चाहिए। तो ये तीनों चीजें ही एज्यूम की जाती हैं। बहरहाल इस तरह के जो पॉइंट्स है ना, ये मेरा ख्याल है कि रिवाइज करते हुए दोबारा नजर पड़ जाए तो अच्छा है। एक तो है बीच में वर्किंग्स वाले। तो वर्किंग्स वाले जिस समय अभी भी सजेस्ट कर रहा था, सारे शायद करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग्स में सिर्फ वो करें जो शायद थोड़े से हमें करते हुए चैलेंजिंग महसूस हुए हैं। जिस तरह 36 अभी आप कह रहे थे, जिस तरह 30 कुछ कह रहे थे, या कल कुछ वर्किंग कैपिटल के किए हमने। तो जो चैलेंजिंग थोड़े से लगे इनको रिवाइज कर लें, लेकिन जो बीच में थ्योरेटिकल आ रहे हैं तो ये इनको जरा दोबारा एक दफा सही नजर पड़ जाए। ठीक है जी, जी अजीम सर। और लास्ट वन बहरहाल 50 कह रहे थे आप शायद। जी 50th बताएं, 50th क्या था? अच्छा मैं इसमें टू नहीं था, सॉरी, ये इसमें करेक्शन मेरे कल बतानी भूल गई। 50th में लाइन पढ़े जरा। इसमें एक ही ढूंढना था शायद, या दो ढूंढना था। हाँ, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो कौन कौन से ट्रू थे जी इसमें? ये अब वही है ना, ये जो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का वो हम पढ़ते रहे क्वेश्चन में, अब बुक पे पढ़ते रहे कि इनका कंपैरिजन होता रहता है। अब करना क्या था जरा बताएंगे इसको जरा थोड़ा सा। इन कंपैरिजन विद फॉरवर्ड, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिलेशन टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करें? फॉरवर्ड के मुकाबले में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के एंगल से क्या सही है? फॉरवर्ड के मुकाबले में अगर देखा जाए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो नीचे लिखा हुआ है, क्या सही है? जी बताएंगे नंबर एक। नहीं, वो मतलब पहला जो लिखा हुआ। अच्छा, इसका मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी, ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन ये पढ़नी भी है। ये जो एंड में आंसर्स वगैरह में दी हुई है, इसमें लिखा ये हुआ है कि अगर कंपेयर किया जाए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड के साथ, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें सही हैं जो नीचे, अगर मतलब कंपैरिजन किया जाए, मींस डिफरेंस लिया जाए, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कंपैरिजन करते हुए क्या सही है, मतलब क्या डिफरेंस के एंगल्स है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को अगर कंपेयर किया जाए आपस में, और इनमें डिफरेंस सोचा जाए, तो वो डिफरेंस जहन में रख के क्या चीजें सही हैं। ये सही है ट्रांसलेशन मेरी? तो सही है पहला। दूसरा, हाँ जी, फॉरवर्ड जो है वो किसी भी करेंसी में हो जाता है शायद, कहीं भी बैठ के भी हो जाता है। जिस मर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डिफाइन नहीं होता। लेकिन फ्यूचर जो है क्योंकि फॉर्मल मार्केट में होगा, इसलिए वो फिर लीडिंग करेंसीज में ही अवेलेबल है। ये मेरा आई होप कि आपने ये करते हुए जरा ढूंढा भी होगा पीछे। हाँ नहीं, वो पीछे ढूंढा भी होगा इसका यही तरीका। ये लेस फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है? ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये चेंज किया, चेंज नहीं, सॉरी, ये लेस फ्लेक्सिबल है। नहीं, लेस फ्लेक्सिबल है ज्यादा फ्लेक्सिबल? नहीं, फ्यूचर्स लेस फ्लेक्सिबल है या मोर फ्लेक्सिबल है? तो ये फ्लेक्सिबल जरा ढूंढने क्या था। हाँ, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ, इसे आप शायद बेच भी सकते हैं, और ड्यू डेट से पहले भी इसे सेटल भी कर सकते हैं। और फॉरवर्ड अगर है तो वो आप दोनों के पार्टीज के दरमियान में उसे फ्लेक्सिबल, उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है।
ये ठीक है जी। और लास्ट, हाँ जी, ये जरा सही पता होना चाहिए। दे मे बी एन इनप्रिसाइज मैच। क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली मैच ना करे? ये बताएं जी। दे मे बी एन इम्प्रिसाइज मैच, ये क्या मतलब इम्प्रिसाइज मैच? हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल आपको 5,07,280 डॉलर आने हैं, तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट तो एग्जैक्टली इस अमाउंट का भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर राउंड होगा कोई, वो स्टैंडर्डाइज 5 लाख डॉलर होगा या 5,10,000 डॉलर है। इसलिए अगर आप जहन में लाएं तो फिर हमारा एंड में वो इफेक्टिव रेट समटाइम्स एग्जैक्टली वही नहीं बनता था जो हमने, वो राउंडिंग ऑफ जो हम बाद में कहते थे, वो जो डिफरेंस आ गया हमारा, वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा होता, इम्प्रिसाइज मैच है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है समटाइम्स, और कुछ कम भी हो सकता है बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट्स, 2.5 लाख डॉलर या 1 लाख डॉलर। लेकिन फॉरवर्ड जब एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का हो सकता है जितनी अमाउंट आप चाहते होंगे, या उतनी कमोडिटी का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल दो बनती है फाइनली, ये सेकंड और थर्ड, सॉरी सेकंड और फोर्थ। जी जीशान सर, कोई आपका और सवाल रह गया? जी जीम सर। आपका 54 हो गया ना? आप 54 पूछ रहे थे? 54 तो समझ आ गया मेरे को। जी आपको रह तो नहीं गया क्वेश्चन और? चले फिर इंशाल्लाह 27th को मॉक, मंगल, मंगल बनेगा ना? जरा देख के बताएंगे। उसकी एक डिस्कशन रख लूंगा मैं वेडनेसडे वाले दिन, तो इसका टाइम फिर कम्युनिकेट कर दूंगा, अगर उसमें फिर कोई मसला होगा तो डिस्कस करने वाला, वो ट्यूसडे बनता है मेरा ख्याल है। तो ट्यूसडे वाले दिन फिर आप अटेम्प्ट कर लें, तो उसका फिर आंसर भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें अगर कोई पॉइंट होगा डिस्कस करने वाला, तो फिर इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन कोई आधा पौना घंटा रख लेंगे उसके लिए। ठीक है, दोपहर के बाद रख लेंगे। मॉक वाले दिन रखना मैं फिर मुनासिब नहीं है, पहले आपके साथ आंसर शेयर कर लूंगा, जो गलतियां खुद से आइडेंटिफाई हो जाए वो ठीक है, जो रह जाएंगे वो फिर डिस्कस कर लेंगे, एक दिन ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है जिशान साहब। जी मैं वेडनेसडे को शाम को रख लेता हूँ, दोपहर के बाद। आप शाम मीन्स 2 बजे के बाद ही, आजकल शाम नौजवानों की किस टाइम होती है? अब शाम नहीं, मतलब 2 बजे के बाद अगर रख लूँ टाइम, तो वो शाम ही कंसिडर होगी। यप। क्योंकि दिन पता नहीं कितने पे शुरू हो रहा है आजकल। धूप के मुताबिक रख लो जी, दोपहर के बाद। नहीं सुबह होती है तो, लेकिन अब 5 बजे के बाद तो ना ना करें सर। 2 बजे रख लेता हूँ यार, अब इससे लेट ना करें। मेरा टाइम अल्लाह का शुक्र है कि सूरज के साथ ही सुबह तो शाम। 2 बजे रख लेते हैं। 26, 27, 28 ही बनती है मेरा वेडनेसडे। जी उसामा, आपने कर लिया एमसीक्यू सारे? अभी थोड़ी देर पहले बाकियों से भी बात हो रही थी, आप लोग खास तौर पे थ्योरी को टाइम जरूर दीजिएगा लास्ट डेज में। लास्ट डे जो आपके पास होगा, थ्योरी इन सेंस वर्किंग कैपिटल, ये एमसीक्यूज करते भी आपने महसूस किया होगा कि थोरेटिकली चीजें भी याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़ी सी नजर नजर पड़ जाए, बंदा कम से कम जीरो से आगे जा सकता है। 100% रटा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जीरो से गेम आगे बढ़नी चाहिए। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर बाकी चैप्टर्स में फार्मूले वगैरह होपफुली आपको याद हो गए होंगे, एक नजर फार्मूलों पे पड़ जाए। क्वेश्चंस मेरा ख्याल है जितने करने हैं वो करके रख लें, लास्ट डे पे शायद कोई क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उनमें से मेजर मेजर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको बस एक नजर पड़ जाए। बाकी क्वेश्चन लेंथी होते हैं, एक मतलब मैक्सिमम अपनी तरफ से कंप्लीट होना चाहिए,
100% की तो होपफुली अब आपको पता चली गया कि 100% वाली गेम भी नहीं है। और जो दूसरा पोर्शन है उसको भी मेरे ख्याल टाइम देना चाहिए क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल है वो। लास्ट डे वाले दिन कम से कम उसको भी सही तरह पढ़ाओ। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज जी।